हेलो एवरीवन। सो हाउ वाज द पेपर? आई होप सबका अच्छा बना होगा और रिजल्ट भी अच्छे आए होंगे। चलो बात करते हैं डिस्कशन की। डिस्कशन में हम लोग सारे प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो जो भी जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग लेंगे, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत रह जाता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 तो काफ़ी इजी है, आप रिफ्लेक्शन यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है बेटा, 3 अलग अलग मीडियम है। इधर का N1, इधर का N2 और इधर का N3। यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो इस तरीके से हो जा रहा है। तो इस दोनों में दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। मतलब ये रेयर है और ये डेंसर है, ये रेयर है और ये डेंसर है, यानी N2 बड़ा है N1 से। फिर इधर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर TIR हो जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है बेटा, जब डेंसर टू रेयर जाता है। इसका मतलब N2 भी N3 से बड़ा है, N2 इज ग्रेटर देन N3। ठीक है बेटा, अब देखो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, इसको यहाँ से कंपेयर करें तो भी तो रिफ्लेक्शन हुआ है ना। इसके N1 के फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, है ना, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो भी क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। आ रही बात समझ में? तो रिफ्रैक्शन कब TIR हुआ है। TIR कब होता है बेटा, जब डेंसर टू रेयर में जाता है ना, डेंसर टू रेयर। मतलब इसको भी अपन क्या कर सकते, इसको अगर इससे कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए। मतलब N1 क्या होगा, बड़ा होगा N3 से। N1 इज ग्रेटर देन N3। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है बेटा, N2 दोनों से बड़ा है, N2 दोनों से बड़ा है, और N3 N1 से भी छोटा है। ठीक है, तो N1 से छोटा हो गया N3। आगे बात समझ में? तो देखो क्या कौन सा मिल रहा है हमको, N2 ग्रेटर देन N1 ग्रेटर देन N3, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक कंटेनर है, उसमें नीचे जाओ तो क्या होता है, म्यू बढ़ता है। ठीक है, म्यू इंक्रीजेस। नीचे जाओ तो म्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बेटा इसमें अगर हम कोई लाइट रे डालेंगे तो चूंकि क्या हो रहा है, लाइट ऐसा एंटर कर रहा है, सपोज कोई भी सरफेस में लूँ तो उस पर हम इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या कहता है बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। मतलब रेयर टू डेंसर में जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर जाने पर क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और जो लाइट ऐसा जा रहा होगा, है ना, जो लाइट इस तरीके से जा रहा होगा, ये इसके लिए क्या हुआ, नीचे ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर क्या है, कम है। तो नीचे है डेंसर और बाहर है रेयर। तो डेंसर टू रेयर जाने पर क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 है ना, किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, 3 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से कर लोगे बेटा। एक एक्सिस पर साइन आई दिया हुआ है, एक एक्सिस पर साइन आर दिया है, तो दोनों का रेशियो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा कि नहीं। y और x का रेशियो क्या हो जाता है, उसका ग्राफ का स्लोप। तो साइन आई बाई साइन आर इज स्लोप। और यहाँ पर स्लोप कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है, √3 होता है ना। और उसी को अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करके। तो ये आसानी से हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, आप स्नेल्स लॉ यूज करें। स्नेल्स लॉ का जो हमने एक बड़ा वाला रूट लिखाया था, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v2 बाई v1 इक्वल्स टू λ2 बाई λ1, है ना, वो वाला रिलेशन आप यूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, आपको एक इस तरीके का क्या दिया हुआ है, ग्लास ब्लॉक दिया हुआ है। इस पर लाइट रे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हुआ, है ना, समथिंग एंगल कितने पर, θ1 पर। तो बेटे जैसा कि पता है ये क्या हो रहा है, बाहर से ग्लास में आ रहा है, यानी रेयर टू डेंसर आ रहा है, क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है बेटा, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसके साथ यहाँ पर फिर ये होगा, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि ये वाला एंगल क्या है, दिस एंगल इज θ2। ठीक है, दिस एंगल इज θ2। अब बोलते हैं कि इफ θ1 इज इंक्रीज्ड, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो इस पर क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से देखना बेटा,
चूंकि हमको यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो इधर का म्यू एयर साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू ग्लास साइन, यहाँ पर मान लो एंगल क्या है आर, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू ग्लास साइन आर, ऐसा हो जाएगा। तो देखो थीटा 1 और साइन आर में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जब मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल क्या है, आर डैश है। अब एक चीज तो पता है बेटा, ये और ये मिल करके आर डैश प्लस आर मिल करके क्या है 90 डिग्री, मतलब एक कांस्टेंट है। तो आर बढ़ा तो बेटे आर डैश क्या हो गया, घट गया, है ना, आर बढ़ा तो आर डैश घट गया, समझ गए मेरी बात को, तो ये घट गया बेटा, है कि नहीं। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या आएंगे, प्रोपोर्शनल, जैसा यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल प्रोपोर्शनल थे, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये घटेगा तो बेटा थीटा 2 भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो विच आंसर इज करेक्ट, थीटा 2 डिक्रीजेस स्लाइटली, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थीटा 1 से चेंज करेंगे, है ना, थीटा 1 से उसको इंक्रीज करेंगे तो ये थीटा 2 जो है थोड़ा सा घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर आप आसानी से कर सकते हो, है ना। 7 नंबर में क्या है भाई, कि बोलता है कि इफ फिश इज वर्टिकली बिलो फ्लाइंग बर्ड, तो कौन देख रहा है, द बर्ड विल अपीयर टू द फिश। देख कौन रहा है बेटा, फिश देख रहा है। ठीक है, किसको देख रहा है, बर्ड को देख रहा है। ठीक है, फिश ऑब्जर्वर हो गया और बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा इसमें क्या होता था, बढ़ जाता था, है ना। तो एपरेंट जो हाइट होगा वो क्या होगा, म्यू टाइम्स हो जाएगा, मतलब इंक्रीज्ड दिखेगा। ठीक है, और स्पीड भी उसी रेशियो में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, स्पीड भी आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो हाइट भी उसकी ज्यादा दिखेगी और स्पीड भी ज्यादा दिखेगी, तो मतलब वो अपीयर होगा ऊपर, और हाइट स्पीड क्या अपीयर होगा, ज्यादा अपीयर होगा। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, मूविंग फास्टर देन, है ना, स्पीड जो उसका एक्चुअल है उससे फास्टर नजर आएगा और अवे फ्रॉम द रियल डिस्टेंस। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर बेटा आप पैरेलल टू द बेस बोला है इनसाइड द प्रिज्म, है ना। इनसाइड द प्रिज्म अगर पैरेलल टू द बेस हो जाए, ये किस चीज को शो करता है बेटा, ये इस चीज को शो करता है कि मिनिमम डेविएशन वाला केस है। ठीक है, ये किस वाला, कौन सा वाला केस है, मिनिमम डेविएशन वाला केस है। और क्या दिया हुआ है, इसका म्यू दे दिया है बेटा, तो √3 हो गया आपका म्यू, और आपको इक्विलेटरल प्रिज्म बोला। इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल क्या हो जाता है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये यूज कर लेंगे प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ए मिला हुआ है आपको, म्यू मिला हुआ है आपको, चाहिए क्या आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने आपको बताया है बेटा कि ये वाला जो एंगल होता है यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो यू हैव टू फाइंड दिस, ये पता है, ये पता है और ये पता चल जाएगा। क्लियर, तो कर लोगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये देखो, ए क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। तो आपको एक डायग्राम गिवन है, एक कनकेव मिरर है और उस कनकेव मिरर के सामने 3 मीटर पर एक इस तरीके का क्यूब रखा हुआ है जिसका लेंथ कितना है 2 मीटर, और ये वाला जो साइड है वो A है और ये वाला जो साइड है वो B है। तो क्यूब है तो इसका लंबाई भी, ऊंचाई भी क्या होगा बेटा, 2 मीटर होगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ फेसेस A एंड B एंड हाइट्स ऑफ इमेजेस ऑफ A एंड B। ठीक है, मतलब इनके जो इमेज बनेंगे इन दोनों फेसेस के, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हाउ टू फाइंड दिस, तो बेटे बेसिकली अपन चूंकि इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज 1 मीटर, f इक्वल्स टू 1 मीटर। तो बेटे इसमें दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं, एक तो ऐसी वाली लेंथ है और एक ऐसी वाली लेंथ है। मतलब यहाँ पर हमें दोनों चीजें देखनी है। कौन सी वाली बेटा,
लॉन्गिट्यूडिनल भी देखना है और लैटरल भी देखना है, ठीक है। तो हमने दो प्रकार के मैग्निफिकेशन देखे थे बेटे, लैटरल मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, लैटरल मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे अपने को दोनों चीज यूज करना है। लॉन्गिट्यूडिनली इसका ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना हो गया बेटा 2 मीटर, और इसका फोकल लेंथ क्या है 1 मीटर। तो बेटे बताओ, हमने बताया था दो केस, दो कंडीशन है ना, दो फॉर्मूले, ठीक है। एक होता था जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी होती थी, तो यहाँ छोटी है क्या, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर, तो छोटी नहीं है, हम इसको नहीं लगा सकते। तो फिर क्या होता था, हम उसको अलग अलग सेपरेटली देखते थे, इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे। तो एक पॉइंट हो गया बेटा ए, जो कि कितने पर है 3 मीटर पर है, तो ये हो गया u इक्वल्स टू 3 मीटर और f इक्वल्स टू 1 मीटर। यहाँ से b निकाल लोगे तो ये जो आएगा वो a का इमेज डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा 3 to 5, तो यहाँ पर u हो जाएगा 5, f हो जाएगा 1 और v ऑफ b निकाल लेंगे। तो v और vb निकालने के बाद जो उसका डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका ये वाला इमेज का लेंथ, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। और ये तो आपको निकाल ही सकते हो बेटा, ये देखो कितना है 2 मीटर है ना, ये क्या है 2 मीटर है। यहाँ पर जो v निकलेगा तो m इक्वल्स टू क्या करोगे बेटा माइनस v बाई यू करोगे, है ना, m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू करोगे, तो इसमें आपको इक्वल टू क्या होता है बेटा hi बाई ho। आ रही वही बात समझ में, hi बाई ho। तो ho कितना है 2 मीटर है, hi आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका hi पता चल जाएगा, सिमिलर वे में यहाँ करोगे hi पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे की चीजें आपको खुद करनी है। चलो, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है, ए सर्कुलर बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर d इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर फॉल्स ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है। ये ग्लास का सरफेस है, इधर ग्लास है, ओके, और इधर क्या है एयर है। तो बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू इक्वल्स टू 3/2, इसका 3/2 है। तो बेटे मान लो लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा है, ओके, और ये इसका सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर बीम ऑफ लाइट है, ओके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये वाला एंगल कितना गिवन है बच्चे 60 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से पड़ेगा बेटा। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा चूंकि रेयर टू डेंसर आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसका ये कैसा हो गया बेटा, इस तरीके का हो गया, है ना, अब ये इस तरीके का हो गया। तो हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करें। अच्छा, इसके पैरेलल अगर यहाँ पे मैं बनाऊं, है ना, इसके पैरेलल, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, है ना। सिमिलरली इसके पैरेलल यहाँ पर बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो ये 60 डिग्री है बेटा, तो ये क्या होगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सही करा ना मैंने, नहीं, हाँ, ये दोनों परपेंडिकुलर है, 60 30 टी और 60, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एंगल 60 डिग्री। अब क्या हम इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेटा। यस, हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो चूंकि इधर का एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इंटू साइन r, ऐसा हो जाएगा, है ना। हमने स्नेल्स लॉ लगाया, तो साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2 इज इक्वल टू 3/2 साइन r, 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 हो गया, therefore साइन r इक्वल्स टू 1/√3 ऐसा आ गया, है ना। साइन r इक्वल्स टू 1/√3, ओके। अब देखो बच्चे, r की वैल्यू मिल गई मुझे। अब ये अगर r है तो ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 90 माइनस r, और ये 90 माइनस r, तो ये एंगल क्या हो जाएगा r हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, दिस एंगल इज r, ओके। अब देखो, अगर मैं बोलूं
अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख लूं ए और इस पॉइंट का नाम रख लूं बी, बोलता हूं कि और ये जो है ये तुम्हारा क्या चीज है, वेयर इज द क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर है ना, जो सर्कुलर बीम यहाँ पर गिरा था, इंसिडेंट हुआ था, उसका कितना था बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये जो रिफ्रैक्ट होकर के बना है उसका मान लेता हूँ डी डैश, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके से, इसमें मैं बोलूँ कि बताओ cos 60 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर cos 60 हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हो गया आपका 2 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस इज ए बी, ठीक है। और इधर हो जाएगा अगर इस ट्रायंगल में बोलूं दिस ट्रायंगल, तो cos r इक्वल टू जाएगा, बेस हो जाएगा इसमें d डैश और अपॉन हाइपोटेनियस इसका भी हो जाएगा ए बी। इन दोनों को अगर अपन ने सॉल्व करा ना तो ये कैंसिल हो जाता है, cos 60 क्या हो जाता है बेटा 1/2 हो जाता है, cos r इज इक्वल टू 2/d डैश, therefore d डैश इज इक्वल टू 2 to the 4 cos r, ठीक है। 4 cos r कैसे निकालेंगे बेटा, cos r हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर r, ठीक है। तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर r करेंगे तो बेटा 1/3, 1/3, तो ये आ जाएगा 4 और 3 माइनस 1 2/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, 4 स्क्वायर रूट 2/3 और दिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a candle is placed 20 centimeter from the surface of convex mirror, place that the virtual image of 2 mirrors coincide, ठीक है। चलो इसको बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, एक कैंडल इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ये मान लो एक कन्वेक्स मिरर है बेटा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इज प्लेस्ड सो दैट द वर्चुअल इमेज ऑफ द 2 मिरर्स कोइंसाइड, और एक प्लेन मिरर भी है। इफ प्लेन मिरर इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और एक मिरर भी है यहाँ पर जो कि इससे कितनी दूरी पर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, 12 सेंटीमीटर पर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर सो दैट द वर्चुअल इमेजेस इन द 2 मिरर्स कोइंसाइड। इसमें जो इमेज बनता है और इसमें जो इमेज बनता है वो दोनों एक दूसरे पे क्या हो जा रहा है, कोइंसाइड हो जा रहा है, मतलब सेम जगह पर बन रहा है। तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन, फोकल लेंथ क्या। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके 12 सेंटीमीटर सामने पर इमेज ऑब्जेक्ट है तो इसके 12 सेंटीमीटर पीछे ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा, 12 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगा, ठीक है। आगे मेरी बात, मतलब इसके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये जो कन्वेक्स मिरर है उसमें भी इमेज कहाँ बनना पड़ेगा, यही बनना पड़ेगा, तब जा करके दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोइंसाइड करना मतलब पोजीशन, तो देखो जनरली 2 टाइप से बोला रहेगा कि देयर इज नो पैरालैक्स, पैरालैक्स नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि या तो पैरालैक्स नहीं होना चाहिए या तो बोलेगा कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड कर गया मतलब पोजीशन सेम है, और पैरालैक्स नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ऑल्सो कि पोजीशन सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब 24 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ 20 हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ 20 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो गई कहानी खत्म बेटा, ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v, खत्म कहानी। तो f निकाल लेंगे बेटे, जो कि क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v कितना हो गया बेटा, इस साइड प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/u इस साइड माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा 20, तो 5 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 1/f, तो ये हो गया बेटा 4/20 इक्वल्स टू 1/f, तो f इक्वल्स टू आ रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स सी 5 सेंटीमीटर आ रहा है आपका बेटा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा, कंसीडर द सिचुएशन म्यू इक्वल्स टू 4/3 इज फिल्ड इन विथ अ बीकर अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बीकर है जिसमें 10 सेंटीमीटर तक क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, जिसका म्यू कितना है बेटा, 4/3। ओके, और उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, एक मिरर है। इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक मिरर है। ओके, और यहाँ बॉटम पर एक पॉइंट ओ है, उसका इमेज बनाना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ एट द बॉटम ऑफ द बीकर। बीकर के बॉटम पर जो एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट इससे जितनी दूरी पर होगा उतना पीछे उसके इमेज बनेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई चलो, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। अब चूंकि हमको पता है बेटा कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, तो ऑब्जेक्ट से क्या चलती है, लाइट चलती है। तो यहाँ से जब लाइट चलेगी तो ये पहले इस वाटर को पार करेगा, वाटर को जब पार करेगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या दिखेगा हमको, शिफ्टेड दिखता है थोड़ा, है ना बच्चे। ये क्या दिखता है, शिफ्टेड दिखता है। इसका मुझे एक्चुअल हाइट नहीं दिखता, क्या दिखता है, एपरेंट हाइट दिखता है। आ रही बात समझिए, तो इसका एपरेंट हाइट क्या होगा बेटा, मतलब एपरेंट डेप्थ क्या होगा। तो हमको पता है एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। सो व्हाट इज रियल डेप्थ, 10, व्हाट इज म्यू, 4/3, 30/4, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर दिखेगा मेरे को, तो ये कितना हो गया, 7.5। मुझे ये नहीं दिखेगा, मतलब बाहर से मिरर को ये दिखेगा कि ये दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, ये दिखेगा, तो बेटा इसका इमेज बनाएगा ये, है ना। तो कितना हो गया देखो, यहाँ से इसका 7.5 + 5 12.5। ठीक है, तो ये इस मिरर से कितने नीचे हुआ बेटा, 12.5। तो कितना ऊपर इमेज बनेगा बेटा, 12.5, है ना। तो आंसर इज 12.5 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, तो ये रही बेटे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल है बेटा, है ना, काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, बोलते हैं कितना ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ दिखाई देगा, तो बेटा बेसिकली आपको इसमें क्या निकालना है, शिफ्टिंग निकालना है। आ रही बात समझ में, शिफ्टिंग निकालने तो आपको आता है बेटा। कितना ऊपर दिखाई देगा, जितना वो शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट कितना होगा, तो आपने पढ़ा है T × 1 - 1 अपॉन म्यू। ठीक है, T × 1 - 1 अपॉन म्यू। तो बेटे देखो, पहला जो है उसमें कितना शिफ्टिंग होगी, पहला जो दो यहाँ पर स्लैब दिख रहे हैं, एक स्लैब और दूसरा स्लैब, किसकी वजह से शिफ्टिंग होगी, सिर्फ जहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो जहाँ जहाँ स्लैब है वहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो दोनों कितना है बेटा, सेम है। इसका म्यू इक्वल टू 1.5 और हाइट भी कितना है, 1.5 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, T × 1 - 1 अपॉन म्यू। तो T हो गया 1.5, 1 - 1 अपॉन 3/2, तो ये हो गया बेटा 1/3। तो 1.5 × 1/3 2, तो 1/2। ठीक है, तो एक में 1/2 हुआ, ये भी सेम है, तो इसमें भी क्या होगा, 1/2 और 1/2। टोटल कितना हो गया बेटा, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो हमने सिखाया था आपको कि शिफ्ट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। जिधर रेज आती है उधर ही शिफ्टिंग होती है ना बेटे, जिधर रेज आती है उधर ही शिफ्टिंग होती है। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट कहाँ है बेटा, नीचे, आइस कहाँ है, ऊपर। तो ऑब्जेक्ट से लाइट चल करके आइस तक जाएगी, तो नीचे से ऊपर रेज आ रही है, तो शिफ्टिंग भी क्या होगा, नीचे से ऊपर। तो ये थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा, कितना बेटा, 1 सेंटीमीटर एबव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इज 4, 1 सेंटीमीटर एबव P। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 15। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एक प्रिज्म है जिसका एंगल कितना है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री। बोला जा रहा है कि
वन फेस, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसके ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ तो बेटा ये और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। बोला कि इसमें से एक साइड को क्या कर दिया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस सिल्वर कर दिया, मतलब पेंट कर दिया। तो बेटा जब आप पेंट कर दोगे तो ये किसके जैसा काम करने लगेगा, मिरर के जैसा काम करने लगेगा ना, प्लेन मिरर की जैसा काम करने लगेगा। वेरी गुड। अब बोलते हैं एरिया ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, अब इस पर क्या किया जाता है, इस तरफ से एंगल 60 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। बोलता है कि फाइनली ये लाइट रे क्या करता है, रिट्रेस कर लेता है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो आपको म्यू निकालना है, व्हाट इज म्यू। क्वेश्चन समझ में आया बेटे, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो है रिट्रेस कर लेता है। मैंने आपको हमेशा बताया बेटा, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है बेटा, कि अगर आप उसको एक परपेंडिकुलरली रे के रास्ते में एक परपेंडिकुलरली मिरर लगा दोगे तो वो क्या करता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, जैसे जैसे आया था वैसे वैसे चला जाता है। तो बेसिकली है ना, फाइनली इस पर लाइट कैसे पड़ना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। इस मिरर पर लाइट जो है वो परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे देखो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन रेयर टू डेंसर गया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और टुवर्ड्स द नॉर्मल होकर के फाइनली इसको क्या हो जाना चाहिए, इसके 90 डिग्री हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तभी जाकर के ऐसा संभव है। तो बेटा यहाँ 90 डिग्री पर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, यूं रिट्रेस हो जाएगा, ये यूं वापस आ जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो बेटा ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आगे मेरी बात समझ में, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब लगा लो बेटा स्नेल्स लॉ, इधर का क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30। ठीक है, तो साइन 60 इज √3/2 और म्यू इज 1 बाई म्यू इक्वल्स टू साइन 30 इज 1/2, 2 कैंसिल, म्यू इक्वल्स टू √3। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा √3, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ओके बच्चे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 16 17 काफी आसान है बेटा, आई होप आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18, सी क्वेश्चन नंबर 18 आपका उस पर बेस्ड है, क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इस तरीके का हमने प्रॉब्लम बहुत सारे किए हैं फील्ड ऑफ व्यू बेस्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिखा रहा है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे L डिस्टेंस पर, है ना, यहां से L डिस्टेंस पर एक मिरर है L लेंथ का। ठीक है बेटे, L लेंथ का एक मिरर है, और यहां पर L लेंथ नीचे एक रास्ता गया हुआ है। ठीक है, एक पाथ गया हुआ है, उस पाथ पर पूछ रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। दिस इज स्क्रीन, इस स्क्रीन पर रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ कितना होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है बेटा, फील्ड ऑफ व्यू बना लेना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए इसको एक्सटेंड कर लो, ये जितना है उतना ही पीछे क्या होगा बेटा, हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हो गया आपका इमेज। तो फिर क्या करना मैंने बोला था, एक लाइट रे यूं डालो और इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये यूं रिफ्लेक्ट हो गया। आगे मेरी बात समझ में। तो बेटा ये आप निकाल सकते हो क्या, हाँ ये मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ भाई, ज्योमेट्री यूज करके। हाउ, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम। ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम। तो कितना हो गया बेटा, ये L और ये L, तो ये हो गया बेटा 45, तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री, है कि नहीं बेटे, ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। ये 45 हो गया तो बेटे ये भी क्या हो गया 45। अब ये 45 हो गया और इधर क्या है 2L, तो ये भी क्या होगा 2L। आगे मेरी बात समझ में, तो ये वाला लेंथ पता चल गया। अब दूसरा क्या करेंगे, फिर अपन क्या करते थे बेटा, एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पर डाल देते। ये ऐसा डालूंगा तो फिर ये कैसे जाएगा, देखो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, है ना बेटा। तो आपको कहां से कहां तक लाइट दिखेगी बच्चे, ये हो गया आपका फील्ड ऑफ व्यू, यहीं पर आपको इमेज लाइट दिखाई देगी। ये पोर्शन जो है वो लाइटेड रहेगी, स्क्रीन का ये पोर्शन लाइटेड रहेगी, बाकी क्या रहेगा डार्क रहेगा। सिंपल सी बात है, अपने को ये वाली लेंथ निकालनी, बहुत अच्छी बात है। अब बेटे जैसा यहाँ दिख रहा है, तो आपको मैंने बोला है ये एंगल तो बराबर होता ही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होता ही है, साथ में ये
ये वाला एंगल क्या कहलाता था बेटा, ये कहलाता था हमारा ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ग्लांसिंग एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो चलो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू दिस इज L एंड दिस इज 2L। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू हो गया L बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2L, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू L बाय 2L। तो सिमिलरली ये थीटा यहाँ भी होगा बेटा, जो ऐसा ये थीटा है वैसा ही ये थीटा भी। तो ये tan थीटा भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये मान लेता हूँ मैं x और ये L। तो परपेंडिकुलर इज x अपॉन बेस इज L, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जा रहा है बेटा, देखो x इक्वल्स टू L बाई 2। सो दिस इज L बाई 2। ये टोटल कितना था बेटा, 2L था, उसमें से L बाई 2 हटाना पड़ेगा तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो 2L माइनस L बाई 2 दैट इज 3L बाई 2। सो कितना पोर्शन उस स्क्रीन का लाइटेड होगा बेटा, वो है 3L बाई 2 विच इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज ऑप्शन नंबर 3। अंडरस्टूड। तो ये प्योर जियोमेट्री है ना, ऐसा हमने कई सारे एग्जांपल्स अपने स्टडी में किया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चे कि ए फिश लुक्स अपवर्ड टू एन अनऑब्स्ट्रक्टेड ओवरकास्ट स्काई, व्हाट टोटल एंगल डज द स्काई अपीयर टू सबटेंड। ठीक है, तो भाई मछली कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है। तो यहाँ मान लो मछली है, ठीक है, और ऊपर का पूरा स्काई है, वो उसको देखना चाहता है, ठीक है, स्काई को पूरा देखना चाहता है। तो इसके लिए आपको क्या बोल रहा है, कितना एंगल बनाएगा, व्हाट एंगल इट विल मेक। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है बेटा, ये देखो, ये अगर एक लाइट डाला जिसका क्या हो गया बेटा, TIR हो गया है ना, क्या हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा सी। सिमिलरली ऐसा चारों तरफ होगा बेटा, ऐसा चारों तरफ होगा, ठीक है, थीटा सी। ओके, ये एंगल थीटा सी, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, थीटा सी, थीटा सी। तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ से अगर मैं लाइट डालूं, ऐसा अगर मैं लाइट डालूंगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी जो लाइट है वो पार ही नहीं कर पाएंगे, है ना, इधर के जो लाइट है वो पार नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, जितना पोर्शन बाहर जाएगा ना, उतना ही पोर्शन इसके अंदर भी आएगा, सिंपल सी बात है ना, जितना पोर्शन बाहर जाएगा उतना ही पोर्शन अंदर भी आएगा। तो ऐसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। ओके, तो बच्चे थीटा सी निकालना आता है आपको, थीटा सी निकाल करके ये ट्वाइस कर लो, ये एंगल आ जाएगा आपको। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, तो ये कर लेना बेटे आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटे कि एक हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, 4 डिग्री। याद करो मैंने बेटा बताया था थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म मैंने किसको बोला था, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम हो। तो ये देखो 10 डिग्री से कम है ना, तो इसको मैं थिन प्रिज्म में काउंट करूंगा। इसमें एक लाइट रे यूं हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट कराया हुआ, ठीक है, तो ये कैसे बाहर आएगा, है ना, ये कैसे बाहर आएगा। तो बेटा आपको पता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, कितना बेटा, म्यू इक्वल्स टू 1.5। तो बेटे बता दो डेल इक्वल्स टू क्या होता है फॉर थिन प्रिज्म, म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो म्यू इज 1.5 माइनस 1 इज 0.5 यानी 1/2 एंड ए इज 4, सो इट इज 2 डिग्री, ठीक है। तो कितना रोटेट हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री, है ना, कितना डेविएशन होगा, 2 डिग्री। सो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा और ये एंगल हो जाएगा कितना, 2 डिग्री। आगे मेरी बात समझ में, बेंडिंग हमेशा किस तरफ होता है बेटा, बेस की तरफ होता है। बेंडिंग हमेशा किस तरफ होता है, बेस की तरफ। तो इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। तो इमर्जेंट रे इस तरीके का होगा, एंगल 2 डिग्री बनाया। अब हमें बोलता है कि ये प्रिज्म, सॉरी एक मिरर है, वर्टिकल प्लेन मिरर। तो बोलता है विल रिटेस्ट, तो पहले मिरर जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है, मिरर हमें इस प्रकार से है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 डिग्री है, तो आपको ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, है ना बच्चे, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में। तो हमें क्या चाहिए, इसको जो है रिट्रेस कराना है। तो सिंपल सी बात है, कभी भी रिट्रेसमेंट की बात आए तो इसका मतलब है कि आपको
मिरर के ऊपर कैसे डालना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मिरर को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा कि मिरर क्या हो जाए बेटा, इसके परपेंडिकुलर। तो मिरर परपेंडिकुलर करने के लिए इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ऐसा कर दूं मैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये अब एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। आगे मेरी बात समझ में। तो बेटे ये 2 डिग्री, तो ये कितना 88 डिग्री, और ये 88 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा अब 2 डिग्री। तो कितना मिरर को रोटेट करना पड़ा बेटा, 2 डिग्री। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यानी ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो 2 डिग्री मिरर को अपने को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा जैसे कि आपको पता है मिरर के, स्फेरिकल मिरर के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट के स्पीड में क्या रिलेशन है, vi इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ। आगे मेरी बात समझ में, vi इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वी ओ। अब जैसा कि आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज हमेशा क्या बनता है बेटा, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, बिहाइंड मिरर बनता है, और हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। तो हमेशा छोटा इमेज बनता है ना कन्वेक्स मिरर के केस में। तो कन्वेक्स मिरर के केस में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 हो गया बेटा, है ना, ये लेस देन 1 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो vi बाई वी ओ इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और मैं बोल रहा हूं कि एम स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर जो है वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा, है ना। एम स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 होगा। तो vi बाई वी ओ क्या होगा बेटा, लेस देन 1 होगा। तो vi विल बी लेस देन वी ओ, है ना बेटे। तो हमेशा इसमें क्या होगा, vi लेस देन वी ओ होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1, विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। सी 22 क्या कह रहा है बेटा, देखो कि ये एंगल ये कुछ इस तरीके से ठीक है, ये आपका R है और ये R डैश है, ओके। इसमें बोल रहा है कि R डैश जो है वो इक्वल टू है 10 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 10 प्लस टी स्क्वायर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और ये जो प्रिज्म है वो कैसा है, इक्विलिटरल प्रिज्म है। जब भी आपको इक्विलिटरल प्रिज्म बोला जाए तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बोलते हैं कि R का वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है, R का वेरिएशन कैसा होगा। तो हमने पढ़ रखा है बेटा कि R प्लस R डैश क्या होता है, A होता है कि नहीं। R प्लस R डैश इक्वल्स टू R होता है। तो बता दो बेटा R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A माइनस R डैश। तो A इज 60 माइनस R डैश इज 10 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस 10 प्लस टी स्क्वायर इज 60 माइनस 10 इज 50 माइनस टी स्क्वायर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, 50 माइनस टी स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखो बड़े ही आसानी से आ गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। इट इज फाउंड दैट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, ये कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा 22, फॉर अ प्रिज्म केप्ट इन एयर इट इज फाउंड दैट फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया आपको बेटा 60 डिग्री। आगे बोल रहा है दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ई बिकम इक्वल। The angle of refraction A, angle of deviation del and angle of emergence E become equal. इसमें बोल रहा है कि for an angle of incidence 60 degree, the angle of refraction बोल रहा है A del और E, A del और E are equal, ठीक है। A भी equal है, del भी equal है और E भी equal है, ठीक है। Then the refractive index of the prism, तो म्यू क्या होगा, गजब,
ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो चूंकि हमने पढ़ा है बेटा डेल इक्वल्स टू क्या होता है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, और ई और ए क्या है बेटा इक्वल है, ठीक है, ई और ए क्या है इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल इक्वल्स टू क्या बचा आई, और डेल किसके बराबर है ई के भी बराबर है, तो देखो फाइनली आई इक्वल टू ई हो गया। बताओ आई इक्वल्स टू ई क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू ई हो जाता है तुम्हारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कंडीशन, मतलब ये क्या है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में है। तो चूंकि अपने को पता है बेटा कि म्यू इक्वल्स टू है ना मिनिमम डेविएशन एंगल के केस में साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है कि नहीं। अब इसमें ए प्लस डेल एम बाई टू ही क्या है बेटा आई, जो कि डायरेक्टली गिवन है, और ए क्या है बेटा ए देखो क्या है ए जो है ए डेल के बराबर हुआ और डेल ई के बराबर हुआ और वो डेल आई के भी बराबर है, यानी ये इक्वल टू आई भी हुआ, तो ए आई के भी बराबर है, यानी ए भी पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी 60 यहाँ पर भी 60, तो ये 60 30 हो जाएगा बेटा, तो साइन 60 अपॉन साइन 30, ठीक है, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ूंगा मैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई एस, ठीक है। तो ये बेटा आप सेस लॉ ये यूज करोगे, क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट, आसानी से आ जाएगा, सिंपल है, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 लेट्स सी इट, है ना, ये थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 क्या कहता है बेटा, ए कनकेव मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स डायरेक्टेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक प्लेन कनकेव मिरर है बेटा, ठीक है, ये इस तरीके का कनकेव मिरर है। ये एक्चुअल में बेटा ये एक प्रैक्टिकल भी है ना, ये एक प्रैक्टिकल है जिससे हम लोग किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ये इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है बेटे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक लाइट रे ऐसे आएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर एक लाइट रे ऐसे आएगी और ये भी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको यहीं पर क्या बन जाता है, एक इमेज बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक इमेज बनता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हमने क्या करा बेटा कि इसमें एक लिक्विड डाल दिया, ठीक है, लिक्विड की एक पतली लेयर, ठीक है, लिक्विड की एक बहुत पतली लेयर यहाँ पर अगर लगा दी तो अब क्या होगा बेटा, अब देखो बेटा हमको फिर से वही चाहिए, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज चाहिए। देखो कभी भी आपको अगर ऐसा बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, तो हर हाल में लाइट रे को क्या होना पड़ेगा, रिट्रेस होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या होना पड़ेगा, रिट्रेस होना पड़ेगा। रिट्रेस होगा तो जहां से लाइट रे चला था वहीं पर आ जाएगा, तो जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन जाएगा, है ना। तो सिंपल वे में ये है। तो बेटा अभी देखो जो पहला कंडीशन था उसमें ये भी क्या पड़ा था, along द रेडियस, ये भी क्या पड़ा था along द रेडियस, माने ये भी नॉर्मल था और ये भी नॉर्मल था, ओके। तो अब आपको अगले कंडीशन में, है ना, जब आप लिक्विड डाल दोगे तो फिर क्या होगा बेटा, तो फिर क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से लाइट डालनी पड़ेगी जिससे कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलरली पड़े। ये तो परपेंडिकुलर पड़ेगा ही क्योंकि इस पे रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, ये लाइट रे ऐसा सीधा जाएगा तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही पड़ेगी। जो दूसरी रे है उसको भी क्या होना पड़ेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, यानी नॉर्मल होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो आप इसको जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सरका के थोड़ा नीचे लाओ, ठीक है, यहाँ लाओगे तो अब लाइट को आप डालो इस तरीके से, ठीक है बेटे, इस तरीके से डालोगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हो गया तो आपने जो लाइट डाला था बेटा उसको जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होकर के ये ऐसा आ जाएगा। तो जब ये ऐसा आएगा बेटा तो यहाँ पर कैसे पड़ेगा, परपेंडिकुलरली, तो ये फिर क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा, और रिट्रेस हो जाएगा तो फिर से इमेज क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो क्या कहने का मतलब हुआ बेटा, एक बार आपने विदाउट लिक्विड इसको ये कराया, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड कराया।
इसको बोलते हैं बेटा विदाउट पैरालैक्स। जब दोनों एक कोइंसाइड कर जाता है तो उसके बीच में पैरालैक्स नहीं होता। पैरालैक्स मतलब नो आगे पीछे, ठीक है, एक ही जगह पर, ठीक है, और फिर दोबारा आपने लिक्विड के साथ पैरालैक्स प्राप्त किया, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में इसी का यूज किया गया है कि a concave mirror is placed on a horizontal table with its axis directed vertically upward. Let O be the pole of the mirror, C is the center of curvature and F is the focus. A point object is placed at C. It has a real image also located at C. If the mirror is now filled with water, the image will be, ठीक है। तो बेटा जब हम पानी भर देंगे तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, C है, और तो ये क्या हो जाता है बेटा, C और F के बीच आ जाता है। कहाँ आ जाता है, C और F के बीच में आ जाता है। तो विच विल बी द आंसर, रियल एंड लोकेटेड एट अ पॉइंट बिटवीन C एंड F। पहले C पर बनता था, अब C और F के बीच में कहीं बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। F से नीचे तो नहीं हो सकता बेटा, F से नीचे होगा तो फिर इमेज ही क्या बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा। फिर आप किसको कोइंसाइड करोगे, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, प्लेन मिरर ऑफ थिकनेस इतना मटेरियल, इतना सिल्वर्ड प्लेन ग्लास मिरर ऑफ थिकनेस व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बेसिकली क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड ग्लास स्लैब है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है हमसे कि ए प्लेन ग्लास मिरर ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल ऑफ इतना इज सिल्वर्ड ऑन द बैक सरफेस। ये हमने एक ऐसा ग्लास स्लैब ले लिया जिसकी थिकनेस क्या है, 3 सेंटीमीटर, और इसके एक बैक साइड को क्या कर दिया हमने, प्लेन कर सिल्वर कर दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, कॉम्बिनेशन हो गया। ये हो गया आपका ग्लास स्लैब और ये क्या हो गया, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ओके। तो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब एंड प्लेन मिरर। आगे मेरी बात समझ में। तो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सॉरी व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये फ्रंट सरफेस हो गया बेटा, यहां से कितना, 9 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, 9 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। आगे मेरी बात समझ में। तो फ्रॉम द देन द पोजीशन ऑफ द ब्राइटेस्ट इमेज फ्रॉम द फ्रंट सरफेस इज, यहीं से देखना है ना, फ्रंट सरफेस से देखना है, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ब्राइटेस्ट इमेज। जब आपको ब्राइटेस्ट इमेज की बात करता है बेटा, तो पहला इमेज की बात करता है। ब्राइटेस्ट इमेज कौन सा होगा, पहला इमेज, फर्स्ट इमेज। तो मतलब एक ही रिफ्लेक्शन काउंट करना है। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट इससे चलेगी, लाइट चलेगी तो पहले किसको पार करेगी, स्लैब को, फिर स्लैब को पार करने के बाद किस पे पड़ेगी, मिरर पे। मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस तरफ मोड़ दिया, इस तरफ मोड़ दिया तो लाइट फिर किसको पार करेगा, स्लैब को। मतलब इसके रास्ते में क्या होगा, पहली बार स्लैब मिलेगा, फिर मिरर मिलेगा और फिर स्लैब मिलेगा। मतलब 2 बार स्लैब और 1 बार मिरर मिलेगा। स्लैब क्या काम करता है बेटा, सिर्फ शिफ्टिंग का काम करता है। स्लैब क्या करता है, सिर्फ शिफ्टिंग का काम करता है, ओके। शिफ्टिंग का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट इधर जा रही है तो शिफ्टिंग क्या होगा बेटा, इस तरफ होगा। शिफ्टिंग कितना होता है बता दो, फॉर्मूला क्या है उसका, तो t × 1 - 1/μ। t इज कितना, 3, 1 - 1/μ। म्यू क्या लिया है बेटे, इसमें कुछ गिवन है क्या, 3/2, ठीक है। तो 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 यानी 1/3। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट ओ यहाँ था तो वो खिसक करके 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। अब यानी 8 सेंटीमीटर रहेगा ये, ठीक है। कितना रहेगा बेटा, 8 सेंटीमीटर। तो मिरर से ये कितना, अब ये जो है क्या करेगा बेटा, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। सेकंड मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए, तो प्लेन मिरर से इसकी दूरी क्या होगी बेटा, 8 और 3 11 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कहाँ इमेज बनाएगा बेटा, इससे 11 सेंटीमीटर पीछे यहाँ इमेज बनाएगा, इमेज 2, ओके। क्या करेगा ये, यहाँ पर इमेज बनाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई अपने को। अब देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, लाइट रे, मिरर क्या करेगा, उसको वापस से मोड़ देगा इस तरफ, ठीक है। तो जब ये इस तरफ मुड़ेगा, है ना, तो फिर से क्या होगा बेटा,
मिरर का काम हो गया, अब कौन काम करेगा, स्लैब काम करेगा। स्लैब क्या करेगा, फिर से शिफ्टिंग करेगा, है ना। तो उसके लिए ये अब ऑब्जेक्ट हुआ और उसका शिफ्टिंग, और रे अभी किधर जा रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ जा रहा है, तो शिफ्टिंग किधर होगा, इस तरफ। अमाउंट शिफ्टिंग का क्या रहेगा, वही 1 सेंटीमीटर। तो ये बेटा 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो ये 11 था, तो अब ये कितना बचेगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चेक करना है, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर बिहाइंड दी, 13 सेंटीमीटर बिहाइंड दी फर्स्ट वो, है ना। तो देखो कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बेटा। तो जो आपका फ्रंट सरफेस है उससे 13 सेंटीमीटर पीछे आपका ब्राइटेस्ट इमेज यानी फर्स्ट इमेज बनेगा। क्लियर है मेरी बात, फर्स्ट इमेज बनेगा, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट इज 27, an object is placed at a distance of 20 centimeter from the at a distance। देखो ये नो पैरालैक्स वाला बोला है, नो पैरालैक्स बोला है, तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें दोनों में जो इमेज बनेगा वो सेम जगह पर बनेगा। तो ऐसा हमने एक पहले किया, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सेम है बिल्कुल। तो ये हो गया 27। नेक्स्ट इज 28, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज kept at a distance of 30 cm from a concave mirror, the image formed at a distance 10 cm. If the object is moved with a speed of 9 cm per second, the speed with the image moves is, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो फॉर्मूला है हमारा vi इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर vo, वो यूज कर लोगे, इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, ए कन्वेक्स मिरर एंड अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस इतना प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो एक कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका फेस कौन सा हुआ, ये, इसका कौन सा हुआ, ये एक दूसरे को फेस करता हुआ है। और बोल रहा है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच, दोनों का रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यानी इसका भी फोकल लेंथ क्या हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस मिडवे बिटवीन देम, ठीक है। दोनों 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, और इसके बीचों बीच यानी इधर से 15/2 और इधर से भी 15/2 पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो वो बोल रहा है बेटा इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द कनकेव मिरर एंड देन इन कन्वेक्स मिरर, तो पहले क्या, कहाँ पहले किसको करोगे बेटा, ये 1 हो गया मिरर 1, और ये क्या हो गया आपके लिए मिरर 2। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले आप मिरर 1 में इमेज बनाओगे, ठीक है। तो कैसे बनाओगे मिरर 1 में इमेज, तो मिरर 1 में देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, v फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। जो भी v आएगा बेटा वो इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसमें आप इमेज फाइंड कर लोगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके कॉपी में करा हुआ है, ठीक है। टेक रेफरेंस, अगर नहीं समझ में आए तो ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, करो आगे, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, अ स्मॉल पीस ऑफ वायर बेंट इनटू L। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ओके। तो भाई ये कह रहे हैं स्मॉल पीस ऑफ वायर, ऑलरेडी इसने कह दिया बेटा वायर जो है वो बहुत स्मॉल है, ओके, और उसको L शेप में बेंड कर दिया है, और बेंड करने के बाद इज प्लेस्ड विथ हॉरिजॉन्टल पोर्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने रख दिया गया है, ठीक है। कनकेव मिरर के सामने रख दिया गया है, कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर हो गया। इफ द बेंड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है सपोज, और तो यहां पर आपका इस तरीके से ये रखा हुआ है, ठीक है, ये वायर इस तरीके से रखा हुआ है। तो व्हाट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेजेस ऑफ द अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शंस, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और ये जो लेटा वाला पोर्शन है, इसके दोनों के, है ना, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ अपराइट, लेंथ ऑफ अपराइट एंड लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल किसका, इमेज का रेशियो चाहिए अपने को, ठीक है बेटा, ये रेशियो चाहिए। तो चूंकि छोटा वाला है बेटा, तो इसमें अपन कौन सा यूज करेंगे बताओ। तो चूंकि पता है बेटा आपको m इक्वल टू क्या होता है HI/HO होता है, ठीक है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूं, m इक्वल्स टू HI/HO
एचओ होता है। क्लियर है? तो ये कौन सा वाला है? अपराइट वाला है ना, ये ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एच आई इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एम टाइम्स एच ओ हो गया। क्लियर? एम टाइम्स एच ओ हो गया। ओके। और दूसरे पोर्शन में, दूसरे में इसमें क्या यूज करते थे याद करो, है ना? इसमें यूज करते थे लेंथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद है आपको? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ये बराबर बराबर दोनों हिस्सा है, तो आपको एच और एलओ क्या होगा? बराबर होगा, है ना? एच और एलओ बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, लेंथ ऑफ अपराइट ये हो जाएगा और लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा, है ना? लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा। तो चलो इन दोनों का रेशियो चाहिए अपने को, तो देखो क्या हो रहा है? 1/m के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अपराइट और लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल इमेज का जो होगा वो 1/m के बराबर होगा। और u है आपके पास, है ना बेटे? u है और f है। तो u f वाला फॉर्मूला तो मुझे अभी याद नहीं है, तो आप निकाल लो, v निकाल लो बेटा। तो v इक्वल्स टू क्या होता है? uf/u माइनस f होता है। u इज -20, f इज -5, कनकेव के लिए निगेटिव होता है बेटा। u इज -20 एंड माइनस माइनस प्लस f। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया 20 इंटू 5 अपॉन -15, 5 दिया तो -20/3। तो दिस इज v। तो m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? v बाई u। v इज -v/u, तो -20/3 अपॉन u इज -20, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा बेटा -1/3। तो 1/-1/3 यानी -3। मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो 3 आ रहा है, यानी 3:1। तो कौन सा होना चाहिए बेटा? सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, 3:1। ओनली मैग्नीट्यूड अगर देखें तो 3:1 शुड बी द आंसर। ओके, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कह रहा है बेटा? द ऑब्जर्वर ऑफ ओ, है ना? यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है, और इधर एक स्लैब लगा हुआ है, और इधर से हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहाँ दिखेगा ये, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो चलो बेटे, मान लेता हूं मैं कि यहाँ से लाइट चलेगी। यहाँ से जब लाइट चलेगी तो यहाँ पर पहले क्या होगा? एयर टू ग्लास में एंटर करेगा। एयर टू ग्लास में एंटर करेगा तो बेटा यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। कैसे रिफ्रैक्शन होगा बेटा? इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, लेकिन क्या होगा? रेडर टू डेंसर जाने पर क्या होता है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है ना, तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा। फिर यहाँ जब जाएंगे बेटा तो यहाँ पर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहेगा, है ना? लेकिन ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। डेंसर टू रेयर, तो ये हो जाएगा आपका अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये निकलेगा तो कैसे? कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, सॉरी। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से पड़ा मान लो, तो इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल हुआ थीटा। इसको जाना कैसे चाहिए? ऐसे, तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होने पर क्या हो रहा है? फाइनली आपको ये चीज पता है। क्या पता है बेटा? यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगा, और उसके बाद आपको पता है कि स्लैब क्या करता है, ग्लास स्लैब क्या करता है? वो आपको फाइनली जो इमर्जेंट रे कराता है,
रे जो इमर्ज होता है वो कैसा इमर्ज होता है बेटा, पैरेलल, है ना। ये जो रे है और ये जो रे है वो क्या होगा, पैरेलली निकलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हुआ ना, आई मेरी बात समझ में। तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं क्रिएट होगा, है ना, ये उतना ही रहेगा। लेकिन इसी तरीके से सिमिलरली आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइट ऐसे आएगी और ये आपका ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप है वो पहले वाला ही रहेगा, बट ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू स्लैब। और तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा शिफ्टेड अपवर्ड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेंस सेम। दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, बस उसका शिफ्टिंग जो है ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा और इसमें भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। गॉट दिस। 31 नेक्स्ट इज 32 आप कर लोगे बेटा सिंपल मिरर फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग फिक्स्ड, ये आप सिंपल आपका रिलेशन जो है इमेज स्पीड और उसके बीच में आप कर लोगे बेटा, इसका भी ये बहुत किया हमने। नेक्स्ट इज 34 द ए क्लियर ग्लास स्फेयर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो ये ऐसा एक आपका ग्लास स्फेयर है जिसका म्यू कितना है 1.5 है, म्यू इज 1.5 ऑफ रेडियस r इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 और इधर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा 1.25, ठीक है। A parallel beam of light incident on it will emerge converge to a point, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो देखो जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो पहले क्या होगा बेटा, इधर से ग्लास में घुसेगा तो बेटा यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो बच्चे मैंने क्या बोला है हमेशा कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो समझ जाना कि u इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। कहाँ से आ रहा है वो, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो यूज करो बेटा, लाइट इधर से आ रही है तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1 होगा और इधर वाला क्या होगा, μ2 होगा। हाँ, ये आपका एक सवाल हो गया किसका, आपका रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस वाला, ठीक है। तो उधर हो गया μ2। तो हमारे पास क्या रिलेशन था बेटा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होना चाहिए। अच्छा, r के ही टर्म में निकालना है, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो देखो बेटा μ2/v माइनस μ1/u, μ2 कितना है हमारे पास, μ2 है 1.5 यानी 3/2, सो दिस इज 3/2v, ओके। और ये हो गया आपका माइनस μ1 हो गया आपका 1.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1.25 को मैं 5/4 लिख सकता हूँ क्या, यस 5/4। सो 5/4 u कितना हो गया, इन्फिनिटी इक्वल्स टू μ2 इज 1.5 माइनस 1.25, ठीक है, अपॉन r इसका प्लस होगा कि माइनस, इस तरफ है बेटा तो प्लस r होगा, ठीक है। तो ये वाला तो जीरो हो गया, तो 3/2v इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 0.25 0.25 अपॉन r यानी 1/4r, ठीक है। तो 3/2v इक्वल्स टू इतना हो गया, देयरफॉर v इक्वल्स टू हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा 4×12r/2 यानी 6r, ओके। कितना हो गया, 6r हो गया, v इक्वल्स टू 6r, ओके। अब देखो बेटा ये प्लस आया मतलब इस तरफ ये कितना हुआ 2r और इधर क्या जाना पड़ेगा और 4r जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ कहीं बना हुआ है ना, यहाँ से देखेंगे तो 6r हुआ और यहाँ से देखेंगे तो 4r हुआ, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो पहले सरफेस का इमेज कहाँ बना बेटा, यहाँ बना, क्लियर है, क्लियर है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब जब देखो ये लाइट रे यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर फिर से इसको मीडियम चेंज करना पड़ेगा। अब फिर से मीडियम चेंज होगा बेटा तो फिर से क्या होगा, आपको वही सारी चीजें लगानी पड़ेगी। तो अब इस सरफेस के लिए देखो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो दिस बिकम्स u, ठीक है। u कितना हो गया बेटा, +4r हो गया। आगे मेरी बात समझ में, u कितना हो गया प्लस, क्योंकि इस साइड है तो आपको प्लस लेना पड़ेगा। और इस बार r किधर आएगा बेटा, पीछे,
तो इस बार आर क्या हो जाएगा आपका माइनस आर हो जाएगा। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इस बार ये μ1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा μ2 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 एंड 1.25। क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर यूज करना है अपने को। तो चलो μ2 कितना हो गया देखो आपका 1.25 बाई वी माइनस μ1 हो गया आपके पास 1.5 बाई यू आपके पास है 4r इक्वल्स टू μ2 1.25 माइनस 1.5 दैट इज माइनस 0.25 अपॉन आर क्या है बेटे माइनस आर, ये कैंसिल हुआ। तो देखो क्या हो रहा है आपके पास 1.25 बाई वी इज इक्वल्स टू ये उधर जाकर के हो जाएगा 1.5 बाई 4r प्लस 0.25 बाई आर। ठीक है, क्या कॉमन ले लूँ मैं, तो 1.25 बाई वी इज इक्वल्स टू ये मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 0.25 बाय आर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, 0.25 बाय आर कॉमन ले सकता हूँ। तो 25 ये हो जाएगा बेटा 6 है ना, ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, 6 बाई 4 और ये 0.25 से ये हो जाएगा 5। देयरफॉर 5 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई आर और 6/4 क्या हो गया बेटा अपना 3/2 यानी 1.5 प्लस 1 2.5। तो 2.5 से ये 2 हो गया, v इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा 2r आ रहा है। मतलब यहाँ से फाइनली 2r डिस्टेंस पर बनेगा, है ना, यहाँ से फाइनली 2r डिस्टेंस पर। तो अपने को कहाँ से लेना है देखो, विच इज द ऑप्शन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेना है। तो यहाँ से 2r है तो सेंटर से क्या हो जाएगा बेटा 3r। ठीक है, सेंटर से 3r कहाँ गया 3r और पॉजिटिव की निगेटिव इस साइड है बेटा, राइट साइड है तो क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस 3r इसका आंसर हो जाएगा। ओके, प्लस 3r ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलो ओके, नाउ 34 हो गया। 35 एरिया ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स रेयर एंड मीडियम एट एन एंगल ऑफ, ये वाला क्वेश्चन आपके बुक में कराया हुआ है बेटा, जिसमें रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, इसको यूज करो आपका आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट इज 36 रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग is incident with theta c now poured on the glass air surface, the angle at which the ray emerges into air at the angle at the water air interface। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं कि a ray of light is a ray of light traveling in glass is incident on a horizontal glass air surface। ठीक है, तो ये इस तरफ क्या है बेटा ग्लास है और इधर क्या है एयर है, इस पर पड़ता है। ठीक है, एट द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यहाँ पर जो इंसिडेंट होता है वो थीटा सी पर इंसिडेंट होता है। इधर क्या है बेटा एयर है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू 3/2। म्यू क्या है इसका 3/2। ओके, तो बेटे यहाँ पर अपन यूज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तो साइन थीटा सी म्यू साइन थीटा सी, म्यू कौन सा ग्लास वाला, म्यू ग्लास साइन थीटा सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का 1 और एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब कहता है कि इफ अ thin layer of water is now poured on the glass air surface। अब यहाँ ग्लास और एयर सरफेस जो है यहाँ पर हमने क्या किया, एक ये डाल दिया ऑयल। ठीक है, ऑयल डाल दिया, तो अब क्या होगा, इफ अ thin layer of water वाटर डाला है, वाटर यहाँ पर हमने वाटर डाल दिया। अब इधर एयर आ गया बेटा, अब इधर एयर आ गया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3।
is now poured on the glass air surface. The angle at which the ray emerges into air at the water air surface is the angle at which the ray emerges into air. यहाँ पर फाइनली लाइट कैसे बाहर आएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर यूज करो, ठीक है। अब अगर अपन स्नेल्स लॉ लगाएं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू ग्लास साइन थीटा सी, इधर क्या है बेटा, ग्लास है 3/2 जो कि क्या हुआ 1.5 और ये हुआ 1.33, तो ये डेंसर है, ये रेयर है, तो जब ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ यूज करो म्यू ग्लास साइन थीटा सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू वाटर इज 4/3 और साइन आर हो जाएगा, है ना, साइन आर। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया तुम्हारा 3/4 म्यू ग्लास साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन आर। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पर जब जाएंगे हम लोग तो बेटा ये आपका नॉर्मल का काम करेगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब देखो इधर क्या है बेटा 4/3, तो ये डेंसर हुआ और ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, है ना, ये रेयरर हो जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सपोज r डैश है, यहाँ पर यूज करो स्नेल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू वाटर साइन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू वाटर साइन r इज इक्वल्स टू साइन r डैश हो जाएगा। तो म्यू वाटर साइन r, तो यही तो था म्यू वाटर साइन r, है ना, ये था म्यू वाटर साइन r, और म्यू वाटर साइन r किसके बराबर था, म्यू ग्लास साइन थीटा c। तो हो गया कहानी खत्म। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये था ना म्यू वाटर साइन r इक्वल्स टू म्यू ग्लास साइन थीटा c। तो म्यू वाटर साइन r के बदले हम क्या रख सकते हैं, म्यू ग्लास साइन थीटा c इक्वल्स टू साइन r डैश, और म्यू ग्लास साइन थीटा c किसके बराबर था, 1 के बराबर, तो 1 इक्वल्स टू साइन r डैश, देयरफॉर r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। मतलब उधर से जो बाहर आएगा वो कैसे बाहर आएगा बेटा, इस तरीके से बाहर, सॉरी इस तरीके से बाहर आएगा, ठीक है, ग्रेजिंग करते हुए बाहर आएगा। तो एंगल कौन सा हो गया अपने पास, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 √3 इट विल स्लैब इमर्जेस आउट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको क्या निकालने बोल रहा है, लैटरल शिफ्ट पूछ रहा है। लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला था बेटा अपने पास t साइन i माइनस r यानी t साइन डेल बाय कॉस r, वो यूज कर लेना, इसमें आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 38 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म, it passes through the prism and is incident on other face at critical angle. If the refractive index of prism is √2, then the angle of incidence on the first face of the prism is, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। तो ये आपका प्रिज्म, इस प्रिज्म में बोल रहा है कि कैसा प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री है, दिस एंगल इज 75 डिग्री, ओके। इट एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द through the prism and is incident on the other face at critical angle। दूसरे पर अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से डाला, ठीक है, और इसको ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा रिफ्रैक्ट हुआ, तो ये वाला जो एंगल है वो बोलते हैं क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है √2, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म इज, ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना है। तो बेटे क्या हो जाएगा, देखो चूंकि थीटा सी साइन थीटा सी इक्वल्स टू क्या होता है 1/μ यानी √2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा सी इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये एंगल हो गया 45 डिग्री। अब ये मान लेता हूं मैं r, तो आपको बेटा पता है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल यानी r प्लस 45 किसके बराबर होता है बेटा, a के बराबर यानी 75। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो 30 डिग्री आ गया। तो देखो आप कुछ बचा क्या, आई निकाल सकते हो, स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन i इक्वल्स टू म्यू साइन r यूज करो, आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने
इसके लिए किया, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए किया, ठीक है। 36 और 39 ऑलमोस्ट सेम है, तो ट्राई करो। ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने अभी पीछे किया था, जिसमें एक सरफेस सिल्वर करके करा था, तो बिल्कुल वैसा ही है, तो आप इसको कर लेना बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, आप इसमें एपरेंट वेलोसिटी एंड रियल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लगा करके यूज कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल प्रिज्म होता है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दोनों 45 हो, ठीक है। ऐसे प्रिज्म का हम लोग कई सारा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, इसमें अगर अपन ने लाइट रे यूं डाला, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका TIR हो जाता है। TIR होगा तो बेटा ये देखो एंगल कितना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करोगे तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, और ये भी क्या हो जाएगा 45, तो ये आएगा भी कैसे बेटा, एंगल 45, ठीक है। फिर यहाँ पे पड़ेगा तो अगेन क्या होगा बेटा, ये 45 है, तो ये 45, ये भी क्या होगा 45, तो यहाँ पर जो नॉर्मल डालोगे वो भी हो जाएगा क्या 45, तो ये जाएगा भी किससे 45 से, तो ये इस तरीके से 45 हो जाता है और ये ऐसा निकल जाता है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, विच इज ऑप्शन नंबर 1, व्हाट दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ए प्लेन मिरर इज इनटू, ये भी देखो पैरेलैक्स वाला है, ठीक है बेटे, पैरेलैक्स वाला है, तो ये हमने करा दो हो गए अभी हमारे पेपर में ही, तो बिल्कुल सेम वे में आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 44। एंड the image produced by a concave mirror is 1/4 the size of object. If object is moved 5 cm closer to the mirror, the image will only be half the size of the object. The focal length of mirror is, next is question number 44. क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि the image produced by a concave mirror is 1/4 the size of object, ठीक है। तो ये रहा आपका बेटा कनकेव मिरर, और इस पे हमने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा तो बोलते हैं कि इमेज जो बन रहा है वो 1/4 का बन रहा है। 1/4 मतलब क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया है ना, इमेज छोटा हो गया। तो हमने देखा है कि इसमें कनकेव मिरर के केस में एक ही बार आपको वर्चुअल इमेज बनता था, है ना, वर्चुअल इमेज सिंगल टाइम बनता था और वो बड़ा बनता था। तो छोटा बना है तो वर्चुअल बनने का तो चांस नहीं है, तो क्या बनेगा, रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब आपको m गिवन है इनडायरेक्टली, है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1/4, और रियल के लिए क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो m इज इक्वल्स टू -1/4, ठीक है, m इक्वल्स टू -1/4, ये ऐसा इनडायरेक्टली बोल दिया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इसका निकालना है अपने को, है ना, f, ठीक है। तो बेटे चूंकि आपको पता है m इक्वल्स टू क्या होता है -v/u होता है ना मिरर में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, v इक्वल्स टू देखो क्या आ गया बेटे 4u आ गया, ओके, क्या हो गया 4u आ गया। तो इसका फोकल लेंथ f मान लिया बेटा, तो चूंकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो 1/v की जगह क्या रख लूंगा मैं 4u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, क्या होगा बेटा -f, ठीक है, क्या हो जाएगा -f। तो ये देखो हो गया 4u इज इक्वल्स टू 1 + 4, है ना, इक्वल्स टू -1/f, तो ये हो गया 5/4u इक्वल्स टू -1/f, ठीक है। तो देयरफॉर u इक्वल्स टू क्या आया देखो बेटा -5f/4, ठीक है, u इक्वल टू क्या आया -5f/4, तो ये जो दूरी निकल करके आई वो आया 5f/4, ओके। अब देखो आगे क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द मिरर। अब इस ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पास ले आया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इधर चलाया, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा 5f/4 -5 हो जाएगा, है ना, u कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा,
तो अब बोल रहा है कि कहाँ गया, 44 है ना, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब की बार जो इमेज बना है वो हाफ बना है, तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, m इक्वल्स टू इस बार क्या हो जाएगा -1/2 और अगेन माइनस v बाय u माइनस माइनस, तो v इक्वल्स टू इस बार क्या आया बेटा 2u आया, है ना, v इक्वल्स टू इस बार क्या आया 2u आया। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 1/v के बदले 2u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/- ऑफ f। ठीक है, तो ये देखो 2u हो गया 1 + 2 इक्वल्स टू -1/f, 3/2u इज इक्वल्स टू -1/f। तो इस बार u इक्वल्स टू आ रहा है बेटा -3f/2। ठीक है, u इक्वल्स टू क्या आ रहा है -3f/2। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये कितना हुआ बेटा 3f/2, मतलब ये वाला चीज कितना है 3f/2। तो ये वाला चीज ही 3f/2 भी है और ये वाला चीज ही 5f/4 - 5 भी है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर कर दो बेटे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका 3f/2 इक्वल्स टू 5f/4 - 5। तो बेटा इसको इधर बुलाता हूँ 5f/4 - 3f/2, तो 5f/4 और इसको मैं ऊपर नीचे कर दूं तो 6f/4 हो जाएगा, यानी ये -f/4 हो जाएगा इक्वल्स टू 5, देयरफॉर f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है बेटा, नेगेटिव आना चाहिए, तो -20 सेंटीमीटर कोई एग्जाम ऑप्शन ही नहीं है। 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द मिरर, तो इसने कुछ तो मिस्टेक किया है। ठीक है, इसने कुछ तो मिस्टेक किया है, 5 सेंटीमीटर क्लोजर की जगह आई थिंक इसने दूर ले गया होगा, अवे ले गया होगा। तो आप इसको अवे करके देख लेना एक बार, 5 सेंटीमीटर दूर करके देख लेना, तो 5f/4 + 5 होगा। इसको करके देखें तो क्या होता है, अगर ऐसा करूं तो 5f/4 + 5 इक्वल्स टू 3f/2, तो ये हो जाएगा आपका 5f/4 -3f/2 इक्वल्स टू माइनस, तो ये हो गया 5f/4 माइनस 5f/4 5f/4 - 3f/2 इज इक्वल्स टू -5, सॉरी इसको 6f कर लेता हूँ, ये 4 -f/4 इक्वल्स टू -5, तो भी f इक्वल्स टू क्या आ रहा है 20 ही आ रहा है, f तो 20 आ रहा है, कुछ मैंने मिस्टेक किया, 1/4 6/4 -f/4 इक्वल्स टू 5 + 5, 3f/2 कहाँ से आया, चलो शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा, एक बार देख लेना, है ना, कहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, नहीं तो मैं दोबारा करके दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। या तो कुछ गड़बड़ किया होगा या वी विल ट्राई इट अगेन। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, काफी लंबा हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट वन 45। इसमें क्या कह रहा है बेटा, ए लीनियर ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद अ स्पीड u। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो u स्पीड से जा रहा है, कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट के दो एंड हैं, एक है एंड A और एक B, ये u स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है, u स्पीड से आगे जा रहा है, बोलता है कि इफ द सेंटर ऑफ द लाइन AB एज अ डिस्टेंस L, ठीक है, यहां से इसकी दूरी क्या है L है, और बोलता है कि इमेज की जो स्पीड है वो क्या है 4u है, इमेज की स्पीड इसकी भी 4u है, इसकी भी 4u है, बट एक का क्या है बेटा, एक का क्या है क्या बोलते हैं, एक का जो है पॉजिटिव में 4u है, तो एक का अपोजिट में 4u है।
स्पीड दोनों का 4u है इमेज का, लेकिन एक का एक डायरेक्शन में है तो दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसा तभी संभव है जब इसका एक एंड जो है फोकस के अंदर है और दूसरा एंड जो है वो फोकस के बाहर है, तभी ऐसा होगा। एक एंड फोकस के अंदर है और एक एंड फोकस के बाहर है, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो एक एंड फोकस के अंदर है, मतलब ये जो है इनडायरेक्टली आपको बोला गया है कि इनडायरेक्टली इसका फोकल लेंथ जो है वो L के बराबर है। सॉरी, ये जो इसका मिड पॉइंट है वो फोकस पर है। ठीक है, इनडायरेक्टली ऐसा बोला गया है आपको। ठीक है, ओके। तो बेटे अब देखो क्या करना है आपको, क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसा, ये कौन सा वाला हो गया बेटा, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस्ड हो गया है ना, अलोंग द एक्सिस प्लेस्ड हो गया। तो अब आप क्या करोगे इसमें, व्हाट टू डू, आपको हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि है ना, लॉन्गिट्यूडिनल में हमने क्या पढ़ा, वी आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ माइनस ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा पढ़ा है हमने। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम स्क्वायर, है ना बेटे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एम स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा, एम क्या होता है बेटा, अच्छा ये एम स्क्वायर हो गया, और आपको एक चीज गिवन है कि ये ऑब्जेक्ट हो, इसकी स्पीड क्या है u, ये ऑब्जेक्ट है इसकी भी स्पीड क्या है u है, लेकिन इसका जो इमेज है वो क्या है 4u, इसका भी जो इमेज है वो 4u है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 4u एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, तो u कैंसिल हो गया बेटा, m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला 4, तो m इक्वल्स टू दोनों ही केसेस में क्या मिल रहा है मेरे को 4 मिल रहा है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2, लेकिन एक बार क्या होगा प्लस और एक बार क्या होगा माइनस, क्योंकि फोकस के अंदर वाला जो होगा बेटा, या तो ऐसे भी देख सकते हो, रूट करोगे तो प्लस माइनस 2 दो वैल्यू मिलेगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक फोकस के अंदर है तो उसका क्या बनेगा वर्चुअल, और एक फोकस के बाहर है तो उसका क्या बनेगा रियल, तो इसलिए आपको प्लस माइनस 2 ऐसा 2m मिलेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब क्या करना है देखो, तो चूंकि आपको पता है कि m पहले मैं लेता हूँ +2, m इक्वल्स टू +2 लिया, इक्वल्स टू क्या होता है बेटा माइनस b बाई यू, होता है ना, m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, ऐसा हो गया। तो v इक्वल्स टू इस टाइम क्या हुआ बेटा -2u हुआ है कि नहीं, v इक्वल्स टू क्या हुआ -2u हुआ। ओके, अब चूंकि हमको पता है 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, तो 1/v के बदले रखा -2u, 1/u इज इक्वल्स टू इसका फोकल लेंथ क्या है बेटा -f। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2u - 1 + 2 इक्वल्स टू, सही कराना मैंने, -1 + 2 इक्वल्स टू 1/-f, तो ये हो गया बेटा आपका 1/2u इज इक्वल्स टू -1/f, दैट इज u इक्वल्स टू -f/2। ठीक है बेटा, तो एक के लिए क्या हो गया ये -f/2, ओके, एक के लिए ये -f/2 हो गया। सिमिलरली अगर अपन ने क्या करा, सिमिलरली अगर अपन ने m इक्वल्स टू अभी +2 लेकर के बनाया था, दो ऑप्शन है हमारे पास, -2 लेकर के करूंगा तो m इक्वल्स टू -2 लिया तो -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू 2u लगाएंगे इसने ये मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v कितना है बेटा 2u + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, f -1/f, तो 2u 1 + 2 इक्वल्स टू -1/f, तो ये आ गया बेटा 3/2u इज इक्वल्स टू -1/f, देयरफॉर u इक्वल्स टू -3f/2। ठीक है बेटे, तो एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो -f/2 पर है, यानी एक जो है ये f/2 पर है और दूसरा जो है वो 3f/2 पर है। तो बताओ लंबाई कितनी हुई इस ऑब्जेक्ट की, 3f/2 - f/2 दैट इज f। ठीक है, और यहाँ पहले ही देखो आपको इंडिकेट कर दिया था f ही किसके बराबर है, l के बराबर है, यानी इसकी लंबाई f बराबर l है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है बेटा f बराबर l है, यानी AB जो है वो l लंबा है। ठीक है, तो आंसर इज l विच इज ऑप्शन नंबर 3rd। सो हमारा डिस्कशन आज का फिनिश होता है बेटा, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, बाय बाय।